नमस्कार। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक में कोरोना कब ख़त्म होगा और हम में से हर कोई इससे किसी न किसी तरह इम्पैक्टेड है। हम में से कई अपने बहुत नज़दीक के प्रियजनों को भी खो चुके हैं इस बीमारी में, और ये बहुत ज़रूरी हो रहा है समझना कि ये कब ख़त्म होगा, या हमें पता है कि इसका एंड गेम क्या है, कहाँ पे जाके हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई इसको एक नेचुरल एंडिंग मिल गई है। वो नेचुरल एंडिंग एक सुखद अनुभव भी हो सकता है या फिर एक भयावह अनुभव भी हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, हम चीज़ों को देखते हैं कि वो कहाँ पे हैं इस वक्त और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो सबसे पहले जो हमने देखा है कि कोई भी जो बीमारी होती है जनरली इस तरह की, उसमें हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म आता है हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब ये है, इस समय हम वैक्सीन और किसी बारे में बात नहीं करेंगे, सपोज कोई दवाई नहीं है तो क्या होता है कि बीमारी आती है, वो एक अपना राउंड करती है, जो बचते हैं बचते हैं, जो मरते हैं मरते हैं। जैसा अगर हम इतिहास में देखेंगे बहुत सारे पेंडेमिक्स ने यही वाला ट्रेजेक्ट्री ली है। आए, बीमारी आई, जितने मरे मरे, जितने बचे बचे। कई बार एक दो लहर में आती है, बट उसके बाद फिर लोग काफ़ी कम बचते हैं, क्योंकि या तो लोग इन्फेक्ट हो चुके होते हैं और वो उनके अंदर नेचुरल इम्यूनिटी बन जाती है, या फिर वो वायरस इतना वीक हो जाता है कि फिर वो फर्दर पॉपुलेशन को डैमेज नहीं कर पाता है, क्योंकि वायरस हमेशा म्यूटेट होते हैं। कोरोना के साथ एक प्रॉब्लम है यहाँ पे कि जनरली अगर आपको कोरोना हो भी गया तो 3 से 6 महीने, कुछ स्टडीज़ का कहना है कि वे 9 महीने तक जो उसकी एंटीबॉडीज़ हैं वो काम करती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कोरोना के साथ कि अगर आपको कोरोना हो गया तो भी आप सेफ नहीं हैं। आप सेफ हैं प्रॉब्ली इतने पीरियड तक, और उसके बाद आपके अंदर वापस री इन्फेक्शन का खतरा हो जाता है। इसमें एक और प्रॉब्लम हो सकती है कि जिस हिसाब से स्पेशली ये वायरस म्यूटेट कर रहा है, अपने को चेंज कर रहा है, ये एक ओपन क्वेश्चन है कि जो एंटीबॉडीज आपको जो वेरिएंट हुआ और अब जो नया वेरिएंट आया है उस पे ये एंटीबॉडीज काम करेंगी क्या। तो ये इस प्रॉब्लम को और कॉम्प्लिकेट कर देता है। तो ये है वर्ल्ड विदाउट वैक्सीन। इस मोड में प्रॉबेबली हम तब तक घूमते रहेंगे जब तक कि ये वायरस म्यूटेट करता रहेगा, इसके ऐसे फॉर्म आते रहेंगे, या तो हमें री इन्फेक्ट करते रहें या फिर वही सेम फॉर्म भी मे बी आफ्टर एंटीबॉडीज खत्म हो रही है तो री इन्फेक्शन करता रहेगा। तो ये ऑलमोस्ट एक एंडलेस स्टेट है। इसका एंड एक ही तरीके से हो सकता है कि फाइनली ऐसा एक म्यूटेशन आए जो कि हाईली ट्रांसमिसिबल हो, बट बहुत कम फैटल वेरी हो, और ये सारे अदर वेरिएशंस को ओवरराइड कर दे। बट अभी क्यों हम देखें तो ऐसा दिखता नहीं है। इनफैक्ट म्यूटेशंस जो हम देख रहे हैं वो और ट्रांसमिसिबल भी हो रहे हैं और फैटल भी हो रहे हैं। अब आते हैं हम वैक्सीन के बारे में। अभी इस वक्त काफ़ी वैक्सीन्स हैं जो कि आ गई हैं, और फंडामेंटली जो वैक्सीन्स हैं वो जो फंडामेंटली जो टेक्नोलॉजीज पे काम कर रही हैं, कुछ आरएनए बेस्ड वैक्सीन्स हैं। आई थिंक देयर इज गोइंग टू बी ए डीएनए बेस्ड वैक्सीन, एंड देन जो हमारी ट्रेडिशनल वैक्सीन थियोरीज होती हैं कि आप क्या करते हो कि उसका एक डेड वायरस होता है या वो काफ़ी वीकेंड वायरस होता है, उसको आप डाल देते हो। तो जब आप इस थ्योरी में क्या होता है, जब आप वो इंट्रोड्यूस करते हो तो आपकी बॉडी नेचुरली उस एंटीबॉडीज़ बनाती है, बट चूँकि ये काफ़ी वीकेंड होता है फॉर्म इसका, तो
वो नुकसान नहीं पहुंचाता बॉडी को, बट आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाती हैं। अब इसमें जो प्रॉब्लम है, इसमें अगेन एक तो हमारे पास दो प्रॉब्लम्स है यहाँ पे। एक तो स्पीड ऑफ वैक्सीनेशन, हमें बहुत तेजी से वैक्सीनेट करना पड़ेगा पूरी पॉपुलेशन को बिफोर नेक्स्ट म्यूटेशन आए, ताकि उसको फैलने का मौका ना मिले। क्योंकि इसमें भी जो हम एक दूसरी प्रॉब्लम दे रहे हैं वो है ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन। ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन का मतलब है कि आपकी वैक्सीन के पूरे डोजेज हो गए, लेकिन उसके बाद भी आपको इन्फेक्ट हो गया। उसके दो तीन रीजंस हैं। एक तो जैसा हमने देखा है कि हर वैक्सीन में कोई भी 100% किसी की भी एफिकेसी नहीं है, तो देयर इज ऑलवेज अ चांस कि एक स्मॉल पॉपुलेशन को इन स्पाइट ऑफ डूइंग ऑल दिस उनको इन्फेक्शन होगा। किसी में 95% है, किसी में 90% है, किसी में 60-70% भी है। लेकिन इसमें अब जो दूसरा डेंजरस पार्ट वही आ रहा है कि अगर कोई ऐसा वेरिएंट आ गया जिसमें कि इनकी एफिकेसी कम हो गई, तो देन इट अगेन मीन्स दैट वी आर अगेन एट ग्राउंड जीरो। क्योंकि होगा क्या कि वो वाला अगर वायलेंट ज़्यादा है, वो ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है, तो वो वापस वो जो स्ट्रेन है वो प्रोमिनेंट स्ट्रेन बन जाएगा, और फिर इन स्पाइट ऑफ वैक्सीनेशन वी विल सी स्टिल पीपल गेटिंग इन्फेक्टेड। इसमें एक ही सिल्वर लाइनिंग ये हो सकती है कि जैसा कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन के बाद हो सकता है उसकी इंटेंसिटी कम हो। अभी तक ये वाली जो चीज़ें ये स्टिल अंडर स्टडी हैं, तो वी स्टिल डोंट नो वेयर द ट्रेजेक्टरी इज़ फॉर दिस। तो अगेन यहाँ पे दो पाथ बनते हैं। एक तो ये है कि चाहे कोई भी म्यूटेशन आए, अगर ये इंटेंसिटी को कम करते हैं, एटलीस्ट पेशेंट को क्रिटिकल नहीं होने देते हैं, तो भी वी हैव अ वे आउट। स्लोली people will again get infected, but they will recover, and by that time you should be able to vaccinate everyone. But अगर वो breakthrough infections ऐसे हुए कि उसमें ये vaccines absolutely nothing, they are not able to do anything, वो कुछ भी नहीं कर पाएंगी, तो फिर we are in trouble, क्योंकि that means that we again have to go back and depend on this one, and then it again becomes a cycle of the variants coming in, the reinfection happening, and हम अगेन डिपेंड होंगे ऐसे म्यूटेशन पे जो कि कभी ऐसा म्यूटेशन हो कि जिसकी फैटेलिटी काफ़ी लो हो जाए, एंड अगर वो बहुत ज़्यादा ट्रांसमिसिबल होगा तो वो इट माइट बिकम द प्रोमिनेंट म्यूटेशन एंड माइट टेक अस आउट ऑफ इट। सो एट दिस पॉइंट अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव अ वेरी क्लियर ट्रेजेक्टरी। हमारे पास एक बहुत दुर्भाग्यवश इस वक्त हमारे पास एक बहुत क्लियर पाथ नहीं है, हमारे पास एक रास्ता नहीं है जिसको कि हम बोल सके कि हाँ इसके थ्रू दुनिया इससे बाहर निकलेगी। और ये एक काफ़ी चिंता का विषय है। इसके लिए कुछ चीज़ें कर सकते हैं, बट उसके लिए हमको दुनिया को H1 एक्ट करना पड़ेगा, और जो हमें अभी तक होते हुए नहीं दिख रहा है। हम काफ़ी डिस्पैरिटी देख रहे हैं, जैसे डेवलप वर्ल्ड और डेवलपिंग वर्ल्ड्स के बीच में वैक्सीन के टर्म्स में। इवन हमने देखा है कि हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर रही हैं इन टर्म्स ऑफ कि कितने लोग फैटल, कितने लोगों की डेथ हो रही है। तो उसमें एक पॉसिबिलिटी ये है कि मे बी UNO और WHO जैसी जो संस्था है, वो सारी जो वैक्सीन रिसर्च है उसको रिसर्च को एक जगह पे लेके आए। हमारे पास कुछ फंडामेंटल पाथ हैं, RNA है, DNA है, डेड वायरस है। आई थिंक देयर इज एक नेसल बेस्ड भी हो रहा है जो नाक में आप उसको नाक में बस एज ए मतलब एज ए स्प्रे की तरह डाल सकते हैं, तो वो भी वैक्सीन की तरह काम करेगा। बट ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हमें ये सारे नॉलेज बेस को एक जगह पे लाना पड़ेगा वर्ल्ड का, मे बी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ UNO और WHO। आप बैकग्राउंड में सुन रहे होंगे, एंड दिस हैज़ बिकम अ डेली रूटीन अनफॉर्चुनेटली। तो यहाँ इनको लाना पड़ेगा ताकि हम सारी दुनिया को अपना जो नॉलेज बेस है उसको कंबाइन करके वी हैव टू फोकस ऑन
हमारा जो डिफरेंस होना चाहिए लाइन ऑफ वैक्सीनेशन को परस्यू करने का, वो ये होना चाहिए कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी में हम जा सकते हैं और उसके एक्सपर्ट्स अकॉर्डिंगली इन डिफरेंट पाथ को फॉलो कर सकते हैं एंड वी कैन फिगर आउट कि कौन सी चीज़ ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर रही है। क्योंकि एक चीज़ इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो कि हर्ड इम्यूनिटी के रेस्पेक्ट में है, जब तक ये पूरी दुनिया अचीव नहीं करेगी तब तक कोई कंट्री बचा हुआ नहीं है। आज के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में जितना चीज़ों का आदान प्रदान होता है, जितना लोगों का आदान प्रदान होता है, ये इम्पॉसिबल है कि हम जो है हर्ड इम्यूनिटी केवल 4 कंट्रीज अचीव कर लें और बाकी ना करें। इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो द ओनली opportunity and the only way out for the world is to come together, do something in this direction। अपने efforts को कंसोलिडेट करना पड़ेगा, अपने सब जो भी डायरेक्शंस ले रहे हैं सब लोगों को एक जगह पे आके मिलजुल के इस चीज़ को हैंडल करना पड़ेगा, नहीं तो वी आर ऑल इन ट्रबल। अनफॉर्चुनेटली दैट्स द ट्रुथ। तो आई विल स्टॉप हियर एंड लेट्स सी, होपफुली वी विल सी सम मोर एफर्ट्स हियर। हम देखेंगे कि शायद कुछ लोग एक वर्ल्ड लीडरशिप का एग्जाम्पल प्रेजेंट कर पाए और इस चीज़ को एक सेंटर पे ला पाए। एटलीस्ट एक एफर्ट हमने देख रहे हैं कि पेटेंट को कि इनके पेटेंट्स को राइट ना ऑनर न किया जाए, तो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम इसका मैन्युफैक्चर कर पाएँ। बट ये हमको कई बहुत एक डिफरेंट लेवल पे करना पड़ेगा अगर हमें दुनिया को बचाना है तो। धन्यवाद।